नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे समस्त भारतवर्ष, बल्कि मैं कहूंगा कि देश दुनिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा नाम रखने वाला, सम्मान रखने वाला, प्रतिष्ठा पाने वाला प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिसको हम सब काशी हिंदुस्तान विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे, जिसको धर्मनिरपेक्षता के रोग ने VHU का नाम रखा। उस विश्वविद्यालय का पहला नाम था काशी हिंदुस्तान विश्वविद्यालय। मतलब हिंदू और हिंदी और हिंदुस्तान लिखा हुआ था, जो बाद में कुछ लोगों के पेट दर्द का कारण बना, तो उसका नाम VHU रखा गया। अब उसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। अभी भी उसमें हिंदू शब्द जुड़ा हुआ है, VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हालांकि पहले उसमें काशी विश्वनाथ जी का भी नाम जुड़ा हुआ था। उस विश्वविद्यालय में जो कुलाधिपति है और कुलपति हैं, वो भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त कुलाधिपति है। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र के द्वारा संचालित होती है, और उसके पदाधिकारी चपरासी से लेकर के उसके कुलपति कुलाधिपति तक नियुक्ति भारत सरकार के स्तुति के बाद ही होता है। मतलब जो अभी VHU के कुलपति हैं, उनकी नियुक्ति भारत के सरकार ने किया होगा, शिक्षा मंत्रालय ने किया। और भारत में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन है जो भारत सरकार कहा जाए? वो चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय, रक्षा हो, जो मंत्रालय हो, तकनीकी रूप से भी सभी विभागों के बॉस होने के नाते प्रधानमंत्री जिम्मेवार है और सभी का श्रेय लेते हैं, वो भी उन्हीं की जिम्मेवारी फिक्स होती है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के द्वारा नियुक्त कुलाधिपति के द्वारा विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी एक वानगी आप जानिए कि VHU में जो प्रश्न पत्र आ रहा था उसमें बीफ के विषय में पूछा गया था। तो बीफ के विषय में पूछा गया का मतलब है कि उन्होंने यह उम्मीद किया था कि भाई बीफ के विषय में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जानकारी हो, मालूमात हो, क्योंकि जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं वो सिलेबस के अनुसार ही होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो प्रश्न पत्र तैयार किया ही नहीं जाता। क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे लोगों के श्रेणी में आते हैं। हालांकि मैकाले के सिद्धांत से पढ़ाई को मैं ये मानता हूं कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ आदमी हूं, अपने आप को शिक्षित नहीं मानता। मैकाले के शिक्षा नीति के विरोध में मैं शिक्षा को मानता ही नहीं कि मैं शिक्षित हूं, क्योंकि मुझे मैकाले और मैकाले का शिक्षा नीति दोनों का विरोध करना है। इसी वजह से मैं उसके द्वारा शिक्षित होने की वजह से, उसके पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षित होने की वजह से मैं ये मानता हूं कि मैं अशिक्षित आदमी हूं। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो किया है, मैं भी कॉलेज विद्यालय विश्वविद्यालय तक गया हुआ हूं, और जब मैं गया हूं तो वहां के पढ़ाई लिखाई और प्रश्न पत्रों की जानकारी रखता हूं। मैंने भी प्रश्नों का उत्तर दिया है, उनका सही और सटीक उत्तर दिया है, तभी तो पास करता आया हूं, नहीं तो प्राइमरी में फेल कर जाता, फिर विद्यालय विश्वविद्यालय का पता नहीं चलता कि कोई होता है। तो वहां तक शिक्षा होने का मतलब है कि पूछे गए किन्हीं 5 प्रश्नों में से करीब 5-4 प्रश्नों का उत्तर मैंने सही दिया होगा, तभी तो पास करता चला गया। अगर पूछे गए किन्हीं 5 प्रश्नों में से 5 प्रश्न मेरे गलत होते तो मैं पास नहीं करता। तो यह साबित होता है कि मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है, और प्रश्न का उत्तर दिया है तभी दे पाया हूं जब मुझे उन प्रश्नों को पढ़ाया गया है। आखिर मैं पढ़ के तो समझा हूं ना कि मुझे क्या उत्तर देना है। तो विश्वविद्यालय में जो बीफ के विषय में पूछा गया है, मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार ने अपने विद्यार्थियों को बीफ की शिक्षा दी है। अब यही विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में गाय को माता मानने वाला आदमी अभी मुख्यमंत्री है। गाय हमारी माता है और गोवंश का संरक्षण होना चाहिए और हो रहा है कि मानने वाला हमारा प्रधानमंत्री है। बल्कि अभी जो राष्ट्रपति बनी हुई है या जो इसके पहले वाले भी राष्ट्रपति थे, उनका भी गाय के प्रति बड़ा आगाध प्रेम और सम्मान था, यह जग जाहिर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही एक मंत्री है जो साउथ ईस्ट से आता है,
उसने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो उसका अपनी स्वतंत्रता है, खाना कौन क्या खाएगा इसमें किसी को क्या रोका जा सकता है। वो मंत्री है इसका मतलब थोड़े भोजन नहीं करेगा, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है वो ये है कि देश का प्रधानमंत्री और जिस प्रांत में वो विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश, वहां के मतलब हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी स्टेट में मुख्यमंत्री होता है और देश में प्रधानमंत्री होता है। और दोनों हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी का ये विचार है, ये मानना है, वो इस बात के लिए सर्वविदित है कि गौ माता है और गाय का संरक्षण होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, क्योंकि गौवध, गौ का हत्या, उसका काटना, मांस बेचना कानूनन अपराध है। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम है जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। तो इस जगह पर जहां पर गौवध और गौवंश के वध को बिल्कुल ही अपराध के श्रेणी में माना गया है, वहां पर बीफ के विषय में प्रश्न पूछ करके विश्वविद्यालय प्रशासन क्या बता रहा है? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार की दोहरी नीति, दोगली सोच या दो तरफा सोच नहीं है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को गौवध पर लड़वाए, दुनिया भर में गाय को संरक्षण करने के नाम पर हंगामा करवाएं और अपने ही विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को गाय के मांस के विषय में पढ़ाएं और उनसे बीफ के विषय में प्रश्न पूछवाएं, उनका प्रश्न जानने का प्रयास करें? यह एक विचारणीय प्रश्न है जो हमारे मन में कौतूहल बस आया था, आपके सामने रख दिया। अगर आपको इस विषय पर कोई मालूमात हो, जानकारी हो, इस मंशा के विषय में अगर आप कुछ कहना बताना चाहें तो कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा। आपका मार्गदर्शन मेरे इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, मेरी जानकारी को बढ़ाएगा और इस कार्यक्रम में अपनी ज्ञान के वजह से इसको ज्ञान वर्धन करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पर मेरा मार्गदर्शन करें। चिंता का विषय एक और था कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा देने की जिम्मेवारी जिस सरकार पर थी, उसके सहायक सरकार और उसके सहायता से चलने वाली सरकारें जब तक जम्मू कश्मीर में थी तब तक कश्मीरी पंडितों का जो टारगेटेड किलिंग होता था उसका रेशियो नगण्य था, 0 था। कोई एकाध कभी सुनाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर सरकार है, अब वहां पर धारा 370-35 से भी हट गया है और भाजपा का एक सिपाही वहां पर उपराज्यपाल बन के बैठा हुआ है और उसके पसंद के सारे अधिकारी गण, पुलिस अधिकारी से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी तक वहां बैठे हुए हैं। तब कश्मीरी पंडितों को रोज कुछ ना कुछ, किसी न किसी का कत्लेआम होने की सूचना मिलती है। यह भी एक चिंता का विषय है जिस पर आदमी को विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी करती क्या है और कहती क्या है और कहने का तात्पर्य क्या है। खैर, आज प्रश्न ये नहीं था, वो तो शुरू में मैंने उल्लेख कर दिया। आज का प्रश्न है कांग्रेस के अब अध्यक्ष, आज जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं वह श्री मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसकी स्थापना सर A.H. ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में हुआ था। मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कांग्रेस की अध्यक्षता एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आदरणीय प्रेमनगर दीदी जी को सादर प्रणाम। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आदरणीय प्रेमनगर दीदी जी का आशीर्वाद पाता हूं और उनको प्रणाम कर पाता हूं। प्रेमनगर दीदी जी को पुनः एक बार प्रणाम। तो मित्रों, उस महान परंपरागत पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का तो सौभाग्य जिसको भी मिलेगा वो कुछ भी छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद की प्रक्रिया पर बात करूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि अशोक गहलोत के पास ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी आई थी, इतनी बड़ी व्यवस्था आई थी और इतना शानदार सुनहरा मौका आया था। लेकिन अगर अशोक गहलोत पक्के कांग्रेसी होते, देश हित उनका पहला मुद्दा होता, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद पर जाने के लिए उत्सुक होकर ललायित होते और हर वो काम करते जिससे वो अध्यक्ष बने। लेकिन अशोक गहलोत ने साबित कर दिया कि राष्ट्रहित, जनहित और जनता का सेवा उनका उद्देश्य नहीं था। उनका सेवा माल कमाना था और माल कमाने के लिए मुख्यमंत्री बने रहना बड़ा जरूरी है। वो मुख्यमंत्री जो और साल 6 महीना के मेहमान है, उसके बाद अशोक गहलोत अब दोबारा राजनीति में आ पाएंगे ऐसा मुझे उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक तो कांग्रेस आला कमान का भरोसा खो गए और राजस्थान में तो परंपरा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। तो अभी कांग्रेस का टेन्योर चल रहा है, आगे भाजपा की चलेगी और भाजपा के जब 5 साल के बाद आएगा तो अशोक गहलोत का आयु क्या रहेगा, वो कितना लड़ने के लायक रह पाएंगे, या तो अशोक गहलोत उनकी पार्टी और परिस्थिति बताएगी। मेरे हिसाब से उनका अंतिम प्रयास था
और उनके पास मौका था कि वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक बार तगमा अगर ले लेते तो अमीर छाप पड़ता, अशोक 24 अकबर रोड में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दिखा जाता और चर्चा होता कि अशोक गहलोत नाम का एक आदमी भी इस महान पार्टी का महानतम कुर्सी तक पहुंच पाया था, लेकिन अशोक गहलोत मिस्ड द चांस। खैर, ये अशोक गहलोत का दुर्भाग्य है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं शशि थरूर का 1000 वोट से जाते मत पा लेने की वजहों पर। मित्रों देखिए, यह बात कहने के 2 तरीके हैं। तरीका देखिए, अशोक गहलोत पार्टी अब अलग है, उन पर लड़ाई चर्चा है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत चुके और शशि थरूर चुनाव हार चुके। वो दोनों लिए कोई अपमान की बात नहीं है, उतनी बड़ी महान सीट के लिए लड़े थे। जो दोनों लोग मैदान में थे उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट की, बड़ा ईमानदारी से काम किया और अपने अपने लोगों का भरोसा दिया, अपने अपने मतदाताओं से संपर्क किया, अपना बात रखा और शशि थरूर 1000 से ज्यादा मत पा गए। इसके 2 माने हैं, क्योंकि देखिए 2 बातें अब आजकल समाचार चैनलों पर भी चल रही है। समाचार चैनल का दुर्भाग्य है कि भाई 2 पत्रकारिता 2 तरह की हो गई, कांग्रेस पत्रकारिता, भाजपा पत्रकारिता, या आप ये कहें कि सत्ताधारी पत्रकारिता और सत्ता के विपक्ष की पत्रकारिता। और मैं कोई पत्रकार हूं नहीं, लेकिन मित्रों अगर आपको लगता है कि भाई पत्रकारिता करने के लिए माखनलाल फोतेदार विश्वविद्यालय से स्नातक परास्नातक जरूरी नहीं है, ना ही इंडियन मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री अनिवार्य है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी आम जन के प्रश्नों को उठाए और बढ़िया से प्रमुखता से रखे, निष्पक्षता से रखे, वही पत्रकार है। तो आप मुझे पत्रकार मान सकते हैं। अरे भाई, आपने राहुल गांधी को जवान, सलमान खान को कुंवारा, लालू मुलायम को ईमानदार मानने की मतलब जहमत उठाया हुआ है, तो मुझे पत्रकार मानना तो इन सबसे बहुत छोटी बात है। क्योंकि पत्रकार को पूछ नहीं होता, ना ही उन पर कोई ठप्पा लगा होता है। पत्रकार का मतलब होता है कि जनता के प्रश्न को सामने रखना, वो सरकार के सामने रखना या हम जनता के सामने रखना और जनता को उस पर बहस के लिए प्रेरित करना, उकसाना, बताना और उसको आगे ले आना। वो तो काम मैं भी करता हूं और मैं नहीं मानता कि मैं किसी से कम ईमानदारी से करता हूं। तो आप अगर ये सब चीज मान लिए, आप मान लेंगे कि भाई राहुल गांधी युवा है, सलमान खान कुंवारा है, लालू प्रसाद और मुलायम सिंह ईमानदार है, तो आप मुझे भी मान सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात आता हूं कि इस चर्चा क्यों है। इसको 2 तरीके से मान सकते हैं। कांग्रेसी वर्जन, राकेश सिंह परमार कांग्रेस के झुकाव वाला पत्रकार। मित्रों आप ये मान सकते हैं कि देखिए कितनी लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव हुआ। आप लोग नाहक इल्जाम लगाते थे कि ये रिमोट कंट्रोल से चुनाव होगा और अपना पिट्ठू फिट किया जाएगा और खाता ना बही, जो माता सोनिया कहे वो सही। तो देखिए कहां ऐसा हुआ, 1000 से ज्यादा लोगों ने शशि थरूर को मतदान दिया ना। तो अगर शशि थरूर को 1000 से ज्यादा मत मिल जाता है, मतलब यह साबित होता है कि माता सोनिया ने किसी पर दबाव नहीं बनाया था। अगर दबाव बनाया होता तो शशि थरूर को 1 भी वोट नहीं मिलता। ये कांग्रेसी वर्जन। अब आते हैं विपक्षी वर्जन। विपक्ष का भी आजकल बोलबाला है और ज्यादातर आजकल लोग कांग्रेस के विपक्ष में ही बोल रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसे मानने वालों का वर्जन जो कांग्रेस का विरोधी है, वो ये कह सकता है कि भाई देखिए शशि थरूर का 1000 से ज्यादा लोगों का मत पा लेने का मतलब है कि कांग्रेस में G23 गुट अभी भी बड़ी प्रभावी, हावी और कुछ भी कर गुजरने की मादा रखती है। शशि थरूर को सीधा विपक्ष का उम्मीदवार माना जाता था, मतलब कांग्रेस के अंदर विपक्ष का, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष का तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे ही सोनिया का आशीर्वाद प्राप्त। और प्रचार में भी, टीवी चैनलों पर, बाइट में भी और अलग अलग माध्यमों से भी ये सब कांग्रेसियों ने बताया है कि शशि थरूर का जीतना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि सोनिया जी का आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे पर है और 80 वर्ष का बूढ़ा कांग्रेस की बागडोर संभालेगा। 1885 वाला कांग्रेस को 1857 जैसी स्थिति को ला दिया है, जिस तरह से 1857 में हमारे
अपने मतलब हमारे ही बिरादरी मतलब परमारी राजपूत थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके लिए कहा जाता ना कि 80 वर्ष की हड्डी में ज्यादा जोश पुराना था, खूब लड़ा मर्दाना, वो तो वीर कुंवर सिंह जमाना था। तो भाई वीर कुंवर सिंह जैसा 80 वर्ष की हड्डी में अगर अंग्रेजों का चना चबवा सकते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी 80 वर्ष का है, मोदी का चना चबवा सकते हैं, भाई उनमें कौन सा दे, वो भी तो इसी भारत मान का आदमी है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 80 वर्ष वाला को फाइनल था सोनिया गांधी की तरफ से, तो शशि थरूर को 1000 से ज्यादा वोट मिलने का मतलब है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के वर्चस्व को नकारने वाला 1000 से ज्यादा लोग हैं। और ये कौन 1000 लोग हैं? वो 1000 लोग हैं जो 3-3.5 वोटरे हैं। आप जान लीजिए 10,000 के करीब वोटर, मतलब 7,900 कुछ खड़गे साहब को मिला था, और 1,000 मतलब 8-9 हजार वोट है। क्योंकि कुछ लोग 10% लोगों ने वोट नहीं दे पाए थे अपने अपने कारणों से। तो मैं समझ करता कि 11,000 या 10,000 के करीब वोटर है। तो 10,000 वोटर में अगर 1,000 आदमी विपक्ष में है, मतलब 10.5%, 10% आदमी माता सोनिया के वर्चस्व को ललकार रहा है ना भाई, इनकार कर रहा है, उनके वर्चस्व को ठगता बताते हुए अपने मर्जी के कैंडिडेट को वोट देने का साहस कर सकता है ना, हिम्मत दिखा सकता है ना। अगर ये सही है मेरा वर्जन, ये वाला वर्जन, तो फिर कांग्रेस सही पाथ पर है और इसी तरह से होना चाहिए, शुद्ध लोकतांत्रिक तरीका से, यही ठीक है। लेकिन दोनों ही मामलों में मित्रों यह स्क्रिप्ट था, और शशि थरूर भी सोनिया गांधी के दरबारी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी, और इन दोनों को स्क्रिप्ट दी गई थी। जिस तरह से निर्देशक संवाद देता है, दोनों मित्र ही होते हैं और कैमरे पर आके बोलना होता है कि तुमको उनके दुश्मनी का संवाद बोलना है और तुझे उसकी दुश्मनी का संवाद बोलना है, और वो दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मनी का संवाद बना के दिखाते थे। और 1000 लोगों को कहा गया था कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध में वोट दें, ताकि बाहर में लगे कि बिल्कुल ये लोकतांत्रिक तरीका से वोट हुआ है। सोनिया गांधी के दबाव में होता तो सारे के सारे वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को पड़ते, यह पहले से स्क्रिप्टेड है। और मित्रों बाहर के राजनीति में सब लोग एक है, ये तो खैर अंदर एक ही पार्टी के लोग हैं। बाहर में देखिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव का दुखद देहांत के बाद आज पुराने कांग्रेसी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के होनहार चेहरा उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलायम सिंह यादव के घर जाकर के श्रद्धा सुमन चढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी का 1991 से लेकर के कभी हार कभी जीत कभी पीठ वाला काम करते हुए हमारे वीरेंद्र सिंह सांसद, जो अभी बलिया से हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने अपने संसदीय फंड में से मुलायम सिंह संवाद हाउस बनाने का पैसा दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र निकेतन के नाम पर उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, सड़कों की बदहाली पर कोई पैसा नहीं दी, स्कूलों की दयनीय स्थिति पर कोई पैसा नहीं दिया, अस्पताल में दवा नहीं है, अस्पताल ही नहीं है कागज के अलावा, उसमें कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन मुलायम सिंह के नाम पर भवन बनाने का पैसा दे दिया। मतलब अंदर खाने सबके सब एक ही होते हैं। तो ये शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक ही परिवार के हैं, ओपन भी बाहर नहीं है, तो ये क्या करेंगे। लेकिन अब इतनी बात है तो इन पर तो मेरी बात को छोड़ जाए, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, तटस्थ ओपिनियन, बिना किसी पक्ष के। ना तो मैं भाजपा के पक्ष, ना भाजपा के विपक्ष, ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, ना मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष से बात करूंगा। मित्रों एक बात तो मैं कांग्रेस और कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने दिखावे के लिए ही सही लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुनने का दिखावा किया। अब तो हर जगह दिखावा ही हो रहा है, तो दिखावा ही सही, आप दिखावे के लिए चुनाव कराइए और पार्टियों पर दबाव बढ़ेगा। और जो चुनाव में ये प्रचार चलता कि मित्रों परिवारवाद का मतलब ये होता है कि बाप के बाद माँ अध्यक्ष बनेगी और माँ के बाद बेटा बनेगा और बेटे का बाद होने वाला बेटा बनेगा। कांग्रेस का कौन अध्यक्ष? सोनिया सोनिया सोनिया। भाजपा का कौन अध्यक्ष? बंगारू दत्ता, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, दत्ता भर तो बोले, मतलब वगैरह वगैरह करते करते आज जेपी नड्डा तक बताते थे ना, एक तब देखे सोनिया सोनिया सोनिया, अरे तब ये वो संवाद खत्म हो गया। अब कहा जाएगा कि हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे है जो गांधी परिवार से नहीं है। दूसरा यह कहा जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ही दलितों का सर्वमान इज्जत रखने वाली पार्टी है और एक दलित को अध्यक्ष बनाया हुआ है। यह बात भी अब अलग अलग बात रखे जाएंगे, महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेरा बात है शशि थरूर का चुनाव में आना और 1000 मत से ज्यादा पाना। मित्रों देखिए, इस पूरे चुनाव में अगर किसी को कुछ मिला है तो वो सिर्फ शशि थरूर को मिला है। वो बाजीगर है,
हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और शशि थरूर ने अपनी बाजीगरी दिखाई है और 1000 से ज्यादा मत लेकर के पार्टी के अंदर अपने पैठ को पुख्ता किया है। और यह पुख्ता प्रमाण है कि शशि थरूर कांग्रेस के अगला भविष्य होंगे, कांग्रेस के अगला चेहरा होंगे। शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई मुकाबला ही नहीं है, ये चूहा शेर का भी मुकाबला नहीं है, एक बूढ़े नौजवान का भी मुकाबला नहीं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे अलग बात है कि काउंसलर से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 वाले का प्रधान तक के सीट तक की सफर किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, काबिल तारीफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जितनी बार प्रशंसा की जाए, उनको बारंबार प्रणाम की जाए, वो कम है। लेकिन मित्रों, मल्लिकार्जुन खड़गे फिर भी शशि थरूर जैसा ना तो उनके पास योग्यता है, ना ही उतना शिक्षा है, ना ही अंतरराष्ट्रीय संबंध उतना है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आप जानते भी होंगे कि शशि थरूर दुनिया के सबसे बड़े पंच के प्रमुख होते थे। मतलब जैसे भारत के प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव असल में टेक्निकली रूप में भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है, उसी तरह से शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रधान महासचिव थे। मतलब सचिव महासचिव के सचिव थे, मतलब उनके सेक्रेटरी थे। मतलब टेक्निकली रूप से दुनिया भर के जितने लोग महासचिव को अप्रोच करते होंगे वो शशि थरूर को ही अप्रोच करते होंगे और उनकी मीटिंगें शशि थरूर से ही होती होगी। और उसके बाद जो उनका अपना इश्यूज होता होगा वो थरूर को बताते होंगे और इश्यूज का सॉल्व भी थरूर ही करते होंगे और अंत में उस पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के हस्ताक्षर करा लेते होंगे। जिस तरह से भारत में होता है, हमारे सारे अधिकारीगण योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और नाम रखा जाता है कि प्रधानमंत्री के सलाह से, प्रधानमंत्री के अनुमोदन से। हालांकि प्रधानमंत्री कुछ करता नहीं है, करते तो अध्यक्ष IAS अफसर है, उसी तरह का अफसर है। मतलब दुनिया भर के पंचायत के लोग जो उनको अप्रोच किए हैं वो दुनिया भर में उनके अपने संपर्क हैं शशि थरूर के। शशि थरूर अपेक्षाकृत मल्लिकार्जुन खड़गे से उम्र में कम है, सोनिया गांधी से भी उम्र में कम है। और इस तरह की अगर पैठ उनकी कांग्रेस में बन जाती है तो अगले बार अगर अध्यक्ष के चुनाव का दबाव आएगा तो शशि थरूर एक निर्विवाद चेहरा के रूप में उभरेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो उपलब्धि शशि थरूर ने अपने नाम से की है वो ये की है कि शशि थरूर के विषय में आमतौर पर यह धारणा थी कि वो इलीट वर्ग के आदमी हैं। शशि थरूर महासचिव के सचिव रहे हैं और ऊंचे दर्जे के लोग हैं और ऊंचा अप्रोच है, जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते नहीं है, बात करते नहीं है, संवाद नहीं बना पाते हैं और बनाते भी नहीं, ऐसा उनका बात था। हालांकि मैं अपने एक अनुभव बताता हूँ, शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री थे। मैं और एक मेरे मित्र हैं, हम लोगों ने हज में यूनानी और आयुर्वेद को भी एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के गए थे। मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था। हमारे साथ 2 डॉक्टर लोग भी थे, वो मेरे ही नेतृत्व में वो प्रतिनिधिमंडल गया था शशि थरूर से मिलने के लिए। शशि थरूर के वेटिंग रूम में, चूंकि 10-15 मिनट पहले चल जाता है आदमी ना, दिल्ली का जाम वहां तो लिखा होता है इतना बजे कितना मिनट पर, तो मेरे जस्ट बाद जगदम्बिका पाल का मिलने का टाइम था, 2 और सांसदों का था। पाल साहब हमारे मित्र थे, हमारे उत्तर प्रदेश के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता हैं और मेरा बड़ा बढ़िया संबंध है। तो जब जगदम्बिका पाल को मैंने देखा तो बोला, पाल भैया कैसे हैं आप? तो कार्यक्रम बाबू मिले रहने वो काम रहा है, ठीक है आप ही जाइए। तो मैंने उनके सेक्रेटरी को बोला कि पहले पाल साहब को मिलवा दीजिए। तो बोला सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट पहले से है और आप आए हैं। मैं बोला एक बार जाके माननीय मंत्री से कह दीजिए, मैं स्वयं कहता हूँ मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो गया अंदर और बाहर आए, बोला नहीं परमार जी पहले आप जाइए, रूटीन इज रूटीन, पहले आपका तय है। माननीय मंत्री ने कहा है कि जिसका जो समय है उस पर आवे, अगर इस समय पर परमार की प्रतिनिधिमंडल आई है तो उनको आने दीजिए, आप उस आदमी की महानता देखिए। उस वक्त तो कांग्रेस के मंत्री थे और जगदम्बिका पाल कांग्रेस के सांसद थे और वरिष्ठतम नेता थे और भाजपा में आने के पहले वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। मतलब उसके पहले वो भाजपा ज्वाइन नहीं किए थे। उनके व्यक्तित्व को समझिए। हम लोग बात रखे शशि थरूर से, मैं यही डर रहा था कि मेरी अंग्रेजी और शशि थरूर की अंग्रेजी में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पता चलता है कि वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग डिक्शनरी साथ में लेके जाते हैं। तो हमने बोला हमारा तो वैसे भी अंग्रेजी डिक्शनरी के बगैर भी मुश्किल है, तो वो उनकी अंग्रेजी और मेरे अंग्रेजी में तो खैर कुछ तुलना नहीं। उनके सामने तो मुझे को हिंदी बढ़िया से नहीं बोलने पाते,
बोल पाते, अंग्रेजी का तो चर्चा छोड़ियो। तो मैं यही डर रहा था कि क्या करेंगे। मैंने कहा तो फिर भी मैं बोल लेता हूँ, बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं वहां क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग कर दूंगा। यही मैं मकम करके गया था। और आप विश्वास करिए, जब जाके बोला कि माननीय मंत्री जी को प्रणाम, हाँ नमस्कार, कहिए कैसे हैं परमार जी। जब उनके मुंह से हिंदी सुना मैं शौक रह गया, क्योंकि उसके पहले टीवी फाइटों में भी मैं हिंदी नहीं सुना था। और 17-18 मिनट, 15 मिनट का मेरा अपॉइंटमेंट था और करीब करीब 17-18 मिनट से ज्यादा उन्होंने हमको समय दिया। चाय बुलाए, चाय पिलाए। वो तो कर मंत्रालय में कोई जाएगा तो पीता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी जो बात है जो उन्होंने सब कहा, सब तो एक आके देखिए, अभी हज वाला यात्रा शुरू हो गया है और आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सब चीज पहले तय हो जाता है, मिनट टू मिनट सब कार्यक्रम बन जाता है। अब इसमें नया अमेंडमेंट संभव नहीं है, क्योंकि ये मामला सऊदी दूतावास को दिया जाएगा, बीच में पड़ने वाले देशों को दिया जाएगा, जिस जिस रूट से ये सब लोग जाएंगे, जहां जहां इनका ठहराव होगा उन सबको दिया जाएगा। इन लोगों का आई कार्ड बनेगा, क्योंकि हज में दुनिया भर के लोग आते हैं, तो वहाँ जो लोग वॉलंटियर होते हैं या जो प्रभावी पोस्ट पर होते हैं उनका आई कार्ड बनता है कि कोई आदमी गलत है सुई ना दे दे। तो अब इतना जल्दी संभव नहीं हो सकेगा। तो हमने बोला अगले बार में पुनर्विचार पर डाल दिया, मिनट पर चढ़ा दिया, परमार जी आपको कॉल जाएगी। और आप विश्वास मानिए, अगले बार मेरे पास कॉल आया था कि उन डॉक्टरों के कोई लिस्ट है तो देखिए उनकी जांच की जाएगी। और इस पर शशि थरूर तो उस वक्त मंत्री नहीं थे, लेकिन उनका लिखा हुआ विदेश मंत्रालय के रूप में किया गया काम एक्टिव था और असर आया। ये तो रहा उनका अधिकारी करने का काम। मैं ना एमपी ना एमएलए ना कुछ, कोई मेरी हैसियत नहीं है। मैं स्वयं अपॉइंटमेंट लेकर के चला गया था और एक आयुर्वेद का डॉक्टर था, एक यूनानी का डॉक्टर था, उसको लेके गया, उतने वो मान लिए थे। अब आते उनके बिहेवियर का। जब हम लोग की बातचीत कंप्लीट हुई, शशि थरूर दरवाजे तक आए, गेट के बाहर लॉबी तक मेरे को छोड़ने। जब वो गेट पर आया तो मैं बोला कि थरूर साहब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। बोला क्यों? आप बैठिए, हम लोग चले जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे आप हमारे ऑफिस में मिलने आए, हमारा संस्कार। अब देखो वो संस्कार कर, मैं उनकी हिंदी भी सुन करके भी दंगता है। आमतौर पर वो अंग्रेजी नहीं डिक्शनरी को मजबूर कर देते हैं, उनकी हिंदी भी थी जो शब्द को उसको खंगाल देने पर मजबूर करती थी बोलना। उन्होंने बोला कि ये मेरा संस्कार है, हम आपको छोड़ने जाएंगे। गलियारे में जब छोड़ने लगे तो मैं बोला थरूर साहब एक बात मैं कहना चाहूँ। हाँ बोलिए ना। गलियारा था, लोग एकदम रुक गए। मैं थरूर साहब हम सामाजिक लोग हैं और अब तक सैकड़ों मंत्री अफसर को मिले हैं, ऑफिस में मिले हैं, कार्यक्रम में मिले हैं, सड़कों पर मिले हैं, उनके घर में जाकर के मिले हैं, कार्यक्रम में मिले हैं, आटी पार्टी साटी में मिले हैं। लेकिन थरूर साहब आपका मिलने का व्यवहार और आपका बिहेवियर का मैं कायल हूँ। और दुनिया में कहीं भी अगर कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, कहीं चर्चा की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका चर्चा जरूर करूंगा। और मित्रों, मेरे जो चैनलों पर एक आध रुपये मैं बोलता हूं उस पर ये 20 बार ये बात बोल चुका हूं। यहां तक कि एक बार शशि थरूर साहब एक कार्यक्रम में मिल गए तो उन्होंने मेरे को पहचाना, इसलिए नहीं कि मैं मिलने गया था। बोला सुन परमार जी, अरे वो आप आए थे कार्यक्रम, कहाँ? इसको टीवी पर बोल रहे थे, इत्तेफाक से मैं उस वक्त चैनल पर था, उस चैनल देख रहा था। क्या जरूरत थी इसकी करने की? मैं थरूर साहब आपके साथ वही लेके आया था, घमंड नाम की तो चीजें नहीं महाराज आपने। आप कहाँ थे और मैं आपके सामने कुछ नहीं मेरे से बात करे, यही मेरे लिए प्राउड की बात है। तो ये है शशि थरूर आमजन से मिलने का। अगर ऐसा आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा। कांग्रेस वही कांग्रेस हो जाएगी जिसकी कल्पना करके कांग्रेस का स्थापना किया गया था और जो अब तक कांग्रेस नहीं कर सकी। शशि थरूर अगर अध्यक्ष बनते हैं तो यह चीज हो पाएगा। और अगर शशि थरूर अध्यक्ष बनते हैं तो इतने योग्य आदमी को, इतना तटस्थ आदमी को प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। और शशि थरूर में वो सारी काबिलियत है। उसको तो महासचिव बनने की काबिलियत है, प्रधानमंत्री तो फिर भी उससे एक छोटा पोस्ट है, सिर्फ एक देश का प्रधान है। वो तो पूरे दुनिया का प्रधान बनने का उसके पास काबिलियत है और वो चुनाव लड़े भी थे। इस पूरे कांग्रेस के चुनाव में अगर कोई जीता है तो वो शशि थरूर जीते हैं, अगर कोई चमका है तो वो शशि थरूर चमके हैं। आम जन में उनके प्रति जो धारणा बदली है वो शशि थरूर के प्रति बदली है। नहीं तो एक हल्का शब्द मैं कहूँगा, आमतौर पर इसका होता नहीं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर चुटकुला चलता है कि जहां महिला देखेंगे थरूर साहब वहीं मिलेंगे।
और ये होता भी है गाय बगाए। कई महिलाओं ने उनके साथ फोटो डाला। हेमा मालिनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से शशि थरूर के साथ फोटो डाली है। अब हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सांसद है, उनको शशि थरूर में कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही उनको उनके डाल करके कोई नाम पड़ने वाला। जैसे हम लोग डालते हैं शशि थरूर से एक कार्यक्रम में मीटिंग, क्योंकि लोग जानेंगे कि थरूर से मिलता है। हेमा मालिनी को जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही पार्लियामेंट में लोग रहते हैं। तो यह शशि थरूर की मजबूरी भी है और उनकी कमजोरी भी है। लेकिन यह चुनाव इन सब चीजों को वॉश आउट कर दिया है और सिर्फ सफेदी की चमकार अगर किसी का राजनीति बन कर निखरी है तो वह है शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर। अंत में राहुल गांधी की पदयात्रा नित्य नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है और उसके कीर्तिमान स्थापित होने से मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकतंत्र को मानने वाला हूँ और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहेगा तभी सत्ता पक्ष जनहित की निर्णय लेगा और जनहित का काम करेगा। सत्ता पक्ष के मन में ये भ्रम हो गया कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है तो आतताई हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा और 130-135 करोड़ जैसे विशाल नागरिकता वाला देश पर निरंकुश शासक से शासन नहीं चल सकता, देश बिखर जाएगा। देश बिखरे ना, इसलिए संतुलित और डरा हुआ प्रशासक चाहिए, जिससे इस बात का डर बना रहे कि यार मेरे से अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो रेलवे में लिखा होता है, सड़कों पर लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक यही सोच देश के प्रधानमंत्री के मन में हो कि अगर मुझसे थोड़ी बहुत भी लापरवाही हुई, राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ मेरी पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर इस तरह की सोच आएगा तो नरेंद्र मोदी भी निखार आएगा और राहुल गांधी भी निखार आएगा। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी की बात को मैं पढ़ लूं। आपने लिखा है कि थरूर जी निस्संदेह कांग्रेस के कायलाप करने के काबिल थे, कांग्रेस ने एक अच्छा अवसर गंवा दिया। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी, कांग्रेस ने अवसर नहीं गंवाया, कांग्रेस ने अपना अवसर बनाया है, क्योंकि शशि थरूर अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते तो सोनिया गांधी का रबड़ स्टंप नहीं बन पाते, उनके रिमोट से नहीं चल पाते, क्योंकि शशि थरूर कितना हो कांग्रेस गांधी परिवार के पिट्ठू हों, लेकिन हैं जरा G23 गुट के लोग, तो वो निरंकुश हो सकते थे। इसलिए सोनिया गांधी ने शशि थरूर से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे में भरोसा किया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे में ना तो कोई राजनीतिक हैसियत है उत्तर भारत में, ना ही उत्तर भारत में कोई पैठ पहचान है उनकी, और ना ही उत्तर भारत में उनको कोई जानता है। उम्र में 80 वर्ष हो जाने के नाते आगे भी उनके लिए मैदान है नहीं। वो सब गुणा गणित जोड़ने के बाद सोनिया गांधी ने थरूर पर भरोसा ना करके खड़गे पर भरोसा किया है, और ये सोनिया और गांधी परिवार के लिए शुभ है। कांग्रेस को कौन पूछ रहा है? कांग्रेस के लिए तो वही शुभ है जो गांधी परिवार के लिए शुभ है, और गांधी परिवार के लिए वही शुभ है जो कांग्रेस शुभ है। बाकी राष्ट्र और कांग्रेस इसकी चिंता कोई नहीं करता, ना कांग्रेस ही करता है, ना गांधी परिवार करता है, और ना ही बाकी लोग करते हैं। खैर, हम तो हैं राष्ट्र की चिंता करने वाले, और राष्ट्र की चिंता में ये था कि राष्ट्र नायकों का सोच राष्ट्र के प्रति सजग हो, मजबूत हो, प्रबल हो, तभी जाकर के देश का कल्याण होगा। पार्टी चाहे जो हो, जनहित में जो निर्णय लेगा वही हमारा पार्टी होगा। इसी के तहत भारत के संविधान की जय, भारत महान की जय। वंदे मातरम।